हम जगह जगह जाते हैं। इसके पहले हमारा हैदराबाद में कार्यक्रम था, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रिसिशन से और जिस चाव से आपने ये गोष्ठी आयोजन किया है, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। और शायद यही कारण है, इसी डिसिप्लिन, ये आपका डिसिप्लिन है और डेडिकेशन है कि आज गुजरात इतना वर्चस्व रखता है पूरे हिंदुस्तान में और एक डेवलपमेंट का एक मॉडल है। दूसरी बात कि आपने मुझे कटिंग चाय पिलाई, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद है। ये कटिंग चाय, ये फ्रेज मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और तीसरी बात कि देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हम कोई काम करते नहीं है, ऊपर वाला हमसे करवाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, पुष्पेंद्र जी के साथ, तो मैं इनको बार बार कहता था कि देखो, जो आप थीम या विषय लेके आप चले हो, इसका सफ़र बहुत लंबा है और इस सफ़र में आपके एक व्यक्ति बड़े काम के होंगे और उनका नाम है मुकेश जी। मैं हमेशा इनको बोलता था और देखिए, आज दोनों आखिर में मिल ही गए। तो हम कोई काम नहीं करते हैं, हमसे ऊपर वाला करवाता है। शायद इसी के लिए हमको तैयार किया था। तो देवियों और सज्जनों, देखिए, हमारे यहाँ समस्या क्या है, या बात को यूं कहें कि जब हमारे यहाँ सिंगल डिजिट्स में लोग शहीद होते हैं तो सिर्फ खबर रहती है, वो सिर्फ खबर रहती है। और जब डबल डिजिट्स में जब होता है तो वो कहर बन जाता है। और ये जो 40 हमारे सीआरपीएफ के जो सोल्जर्स मारे गए, आज वो कहर है। अगर हमने खबर को अहमियत दिया होता तो ये कभी कहर न बनता। आज लोगों में गम है, गुस्सा है, लेकिन ये खबर और कहर के बीच का जो फासला जो है, या खबर और कहर का जो साइकिल जो है, इसको पाकिस्तान बहुत बेखूबी से जानता है। इसको किस तरह से कैलिब्रेट करना है प्रॉक्सी वॉर को, उसको वो बहुत तरीके से जानता है और वो बड़े इत्मीनान में है। उसको इस बात का इत्मीनान है कि ये साइकिल वो खबर और कहर का अपने मर्जी के मुताबिक वो चलाता रहेगा। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं एक बात बता दूं, और आप लोग अक्सर, हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर में एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। ये हमारे जितने सिक्योरिटी प्लानर्स हैं इस देश में, वो भी इसको, इस पॉइंट पर जितना फोकस करना चाहिए नहीं किया। उसको बहुत बड़ा एक वो तजुर्बा है। वो इस तरह से कि 80 से लेके 90 तक, एक दशक तक उसने अमेरिका के साथ मिलके सोवियत फोर्सेस के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा। उसके बाद 90 से लेके करीब 2000 तक, दूसरे दशक में, वो बिना अमेरिका के मदद के वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों में प्रॉक्सी वॉर लड़ा। और उसके बाद तीसरे दशक में वो हमारे साथ, अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका के ही विरुद्ध उसने प्रॉक्सी वॉर लड़ा।
एक दोस्त के हैसियत से वो दुश्मन का काम कर रहा था। तालिबान को उसने बेसिस दिए, तालिबान के पूरे जितने ऑपरेशंस होते थे वो यहीं के पाकिस्तान के बेसिस से होते थे। तालिबान के लीडरों को इसने पनाह दी। सारे लीडर जो इसके हैं ये सारे इन्हीं के सेमिनरीज में पढ़े हुए हैं तालिबान के। तो अमेरिका के विरुद्ध, अमेरिका के साथ मिलके प्रॉक्सी वॉर उसने लड़ा। तो ये इतनी महारत है उसे उस प्रॉक्सी वॉर में। लेकिन आप इसका एक लार्जर व्यू लें, ये जो पूरा जो जिहाद, ग्लोबल जिहाद का जो मामला है, इसका आप एक अगर बड़ा स्वरूप देखें तो आप देखेंगे कि इसके फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में भी हैं, इसके फुटप्रिंट्स जो वेस्टर्न पार्ट, जो पश्चिमी देशों हैं वहाँ तक फैलती हैं। और ये सब कॉन्टिनेंटल ग्लोबल जिहाद और वेस्टर्न ग्लोबल जिहाद के बीच में कोई अगर सबसे बड़ा फैक्टर या लिंक रहा है, वो रहा है मौलाना मसूद अजहर, जिसने ये हमारे सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला करवाया अपने जैश मोहम्मद काडर से। मौलाना मसूद अजहर को अगर हम आर्किटेक्ट कहें ग्लोबल जिहाद का तो गलत नहीं होगा। ये शख्स 90s, अर्ली 90s में ये ज़ैम्बिया, अबू धाबी, यूनाइटेड किंगडम, इन देशों का दौरा किया ग्लोबल जिहाद फैलाने के मकसद से। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में ये 93 में गया था। और वहाँ पे जितने वहाँ के मॉस्क्स जो हैं, जैसे ज़कारिया मॉस्क, मदीना मस्जिद, ये फिनबेरी में एक मॉस्क है वहाँ पर, ये तमाम जगहों पर ये जाके इसने ग्लोबल जिहाद के लिए आह्वान किया था। और वहाँ पर ये अपने लेक्चर्स के दौरान लोगों को बोलता था कि कुरान कहता है कि अल्लाह के वास्ते कत्ल करो। और उसके बाद ये जो आपके वहाँ पे 7/11 या लंदन में जो वो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स में जो बॉम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों से उस समय वो इसी के चेले थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की भूमि पर, पश्चिमी देशों की भूमि पर ग्लोबल जिहाद का जहर इस आदमी ने फैलाया था। तो और इस व्यक्ति को आज पाकिस्तान भी संरक्षण दे रहा है और चाइना भी इसको संरक्षण दे रहा है। और इसका कश्मीर से कोई वास्ता कोई नया नहीं। ये 93 के अर्ली 90s में कश्मीर आया था। वहाँ पे तमाम जिस समय ये लंदन, ये इंग्लैंड का जब ये दौरा किया था, उस समय ये हरकुतुल अंसार का जनरल सेक्रेटरी था। और उसी हैसियत से ये कश्मीर घाटी में भी आया। और ये तमाम उस समय जो जिहादी तंजीमें हैं, इनकी आपस में कुछ द्वंद्व चल रही थी, उसको सुलझाने के लिए आया था। फिर ये यहाँ पे पकड़ा गया। उसके बाद कोई 5-6 साल, यहाँ 4 साल यहाँ की जेलों में रहा, भारत का खाना खाया। और फिर आपको मालूम है कि किस तरीके से IC 814 का इसने अपहरण करवाया। तो ये मसूद अजहर की कहानी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्लोबल जिहाद किसने लाया। ग्लोबल जिहाद लाने वाला हिंदुस्तान में और कोई नहीं था बल्कि महबूबा मुफ्ती का वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद। याद करें, अपनी यादाश्त 1989 में ले जाएं। उस समय एक नई सरकार बनी थी VP सिंह के नीचे। उस सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद को।
आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा, उस समय भी लोगों को समझ में नहीं आई थी कि आखिर इस आदमी को गृह मंत्री क्यों बनाया गया। लेकिन उसके 4 महीने के अंदर, उसके कार्यकाल के 4 महीने के अंदर उसकी बेटी रुबिया सईद का किडनैपिंग होता है। उसके किडनैपिंग के बाद डिमांड्स उठते हैं कि ये जितने जिहादी हैं जेलों में इनको छोड़ दिया जाए। वहां पर रुबिया सईद को पैम्पर किया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है। जो जिहादी जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बेटी बाप से मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद ग्लोबल जिहाद के ताले खुल गए। ग्लोबल जिहाद के का ऐसा लगा जैसे फ्लड गेट्स खुल गए, एक बाढ़ सी आ गई। और उसका टाइमिंग पे गौर कीजिए। वो टाइमिंग ऐसा था कि अफगानिस्तान में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ये जितने ग्लोबल जिहादी थे इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, इनको कोई दूसरा मकसद चाहिए था। उन सब को डाइवर्ट कर दिया गया कश्मीर में।